बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेड कोर्स का सेकंड लेक्चर। कल इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपके साथ क्विज़ेस शेयर किए थे। इसके ऊपर मैंने आपको लेक्चर भी शेयर किया था, लेकिन उसके बावजूद मेंबर्स को प्रॉब्लम्स थे। यही सारी चीज़ें आप लोगों ने मुझे नोट करवाई, तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं इनको क्लैरिफ़ाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। सबसे पहले एनाफ़ोरिक रेफ़रेंस का टॉपिक है हमारे सामने, तो इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, डेफिनेशन को आप पढ़ लें, ईज़िली समझ में आ जाएगा। व्हेन अ वर्ड और एक्सप्रेशन रेफर्स बैक टू समथिंग प्रीवियसली मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, वो अल्फाज, वो एक्सप्रेशन जो कि सेंटेंस के अंदर बैक साइड की तरफ आपको रेफर करे, बैक साइड की तरफ आपको इशारा दे, तो उनको ऐसे रेफरेंस को हम एनाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। अभी एग्जाम्पल आप देख लो, ईजिली समझ आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, सारा लॉस्ट हर बुक, शी वॉज अपसेट। सारा लॉस्ट हर बुक, यहाँ पर सेकंड पार्ट है शी वॉज अपसेट। यहाँ पर ये जो वर्ड है शी, ये आपको बेक का आइडिया दे रहा है कि ये शी कौन है, सारा है। सो सेंटेंस के अंदर आपको ये वाला वर्ड बेक रेफरेंस दे रहा है, बेक साइड पर आपको लेके जा रहा है। इसलिए इस वजह से इसको हम एनाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आपके सामने सेंटेंस आ जाए, कोई वर्ड आपसे पूछा जाए कि यार इसमें एनाफोरिक रेफरेंस कौन सा है, या कोई वर्ड अंडरलाइन करे कि ये कौन सा रेफरेंस है, तो आपने देखना है अगर वो वर्ड या वो फ्रेज या वो एक्सप्रेशन आपको बैक साइड पर लेके जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर प्रीवियस चीज़ की तरफ आपको लेके जा रहा है, तो वो एनाफोरिक रेफरेंस है। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, काफ़ी आसान है। शी रेफर्स बैक टू सारा, ठीक हो गया। इसका पर्पस क्या है, भूल जाएं पर्पस, हमारा काम है एमसीक्यूज को ठीक करना, बाकी पढ़ लें। अवॉइड्स रेपिटेशन एंड मेंटेन्स कोहेशन इन टेक्स्ट, यहाँ ये एक प्रोनाउन भी है, सारा को रिप्लेस कर रहा है, तो यही काम एनाफोरिक रेफरेंस का भी होता है, रिपीटिशन को ख़त्म कर देता है, ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर कोहेशन डाल देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनाफोरिक रेफरेंस। आई थिंक इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे जाते हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस आपको दिए थे। देखें कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन को पढ़ लें, आसान हो जाएगा। व्हेन अ वर्ड और एक्सप्रेशन रेफर्स टू समथिंग दैट कम्स लेटर इन द सेंटेंस और टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके पेपर के अंदर कोई सेंटेंस है आपके पेपर के अंदर, ठीक है, और उसमें ऐसा कोई वर्ड है जो आपको बाद वाली जो चीज़ है उसकी तरफ इशारा दे, बाद में आने वाली चीज़ का इशारा दे, आपको बाद में आने वाली चीज़ की तरफ लेकर जाए, रेफरेंस आपको दे, तो उसको बोलते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। एग्जाम्पल से समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, अहमद फिनिश द असाइनमेंट, यहाँ पर अहमद की तरफ कौन सा वर्ड हमें इशारा दे रहा है, ही। देखिए, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज टायर्ड, अहमद फिनिश द असाइनमेंट। सो यहाँ पर ये जो वर्ड है ही, एक्चुअली इट रेफर्स टुवर्ड्स अहमद लेटर इन द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में बाद में आ रहा है। तो ऐसा वर्ड जो एक्सप्रेशन या ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन जो सेंटेंस के अंदर तो आए, लेकिन आपको फॉरवर्ड की तरफ लेके जाए, ठीक है, वो एनाफोरिक रेफरेंस बैकवर्ड की तरफ आपको लेके जा रहा था। यहाँ पर ये जो वर्ड है ही, आपको फॉरवर्ड की तरफ लेके जा रहा है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कैटाफोरिक रेफरेंस। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ही रेफर्स टू अहमद, मेंशन लेटर, क्लियर हो गया। यहाँ इसका मकसद क्या होता है, ये रीडिंग को एंगेजिंग बना देता है, ठीक है, जो रीडर होता है उसको अपने साथ रख लेता है, और क्रिएट सस्पेंस। इसका मकसद ये होता है कि ये सेंटेंस के अंदर सस्पेंस क्रिएट करता है। अब देखें, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, सो यहाँ पर एक सस्पेंस क्रिएट हुआ कि कौन या क्यों, ठीक है, और किस वजह से। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर आइडिया मिल जाता है। सो सस्पेंस क्रिएशन और रीडर को एंगेज करने के लिए कैटाफोरिक रेफरेंसेस का यूज किया जाता है टेक्स्ट के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर। सो इट इज ऑल अबाउट कैटाफोरिक रेफरेंस। आसान है, ऐसे अल्फाज जो सेंटेंस के अंदर आ जाएं और आपको फॉरवर्ड की तरफ लेके जाए,
उनको बोलते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। अब आगे जाते हैं। यहाँ पर वर्ड है एंडोफोरिक रेफरेंस। अब इसमें आप लोगों ने काफ़ी कन्फ्यूजन मुझे शो करवाई कि इसका मकसद क्या है। देखें, व्हेन अ रेफरेंस इज मेड विद इन द टेक्स्ट। अब रेफरेंस विद इन द टेक्स्ट ही होता है, या बैकवर्ड की तरफ आपको रेफरेंस मिलता है या फॉरवर्ड की तरफ आपको रेफरेंस मिलता है। सो बैकवर्ड वाला जो है उसको एनाफोरिक बोलते हैं और फॉरवर्ड वाला जो है उसको कैटाफोरिक बोलते हैं। सो एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो एनाफोरिक रेफरेंस है वो भी एंडोफोरिक रेफरेंस है, जो कैटाफोरिक रेफरेंस है वो भी एंडोफोरिक रेफरेंस है। लेकिन जब एनाफोरिक रेफरेंस आ जाए, ठीक है, तो वो एनाफोरिक रेफरेंस तो होगा, आप उसको ऐसे भी बोलते हैं एनाफोरिक एंडोफोरिक रेफरेंस। जब सेंटेंस के अंदर कैटाफोरिक रेफरेंस आ जाए तो आप उसको ऐसे भी बोलते हैं कैटाफोरिक एंडोफोरिक रेफरेंस, क्योंकि वो एंडोफोरिक भी होता है और ख़ुद से कैटाफोरिक भी होता है। इसी तरह कोई रेफरेंस एनाफोरिक हुआ तो वो एनाफोरिक तो है लेकिन वो एंडोफोरिक भी है। सेंटेंस के अंदर जब आपको वो रख ले, सेंटेंस के अंदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड में आपको इशारा दे, आपको रेफरेंस दे, आपको हवाला दे, तो इसको बोलते हैं एंडोफोरिक रेफरेंस। एंडो अंदर वाला, इस तरह से याद रखें। विद इन द टेक्स्ट जब आपको रेफर किया जाए, रेफरेंस दिया जाए, उसको बोलते हैं एंडोफोरिक रेफरेंस। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ऊपर वाले ही जो एग्जांपल्स हैं वो ही दोनों एनाफोरिक और कैटाफोरिक, वो आपके साथ एंडोफोरिक भी हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लें। अली बॉट अ फ़ोन, अली ने एक मोबाइल ख़रीदा। इट वाज एक्सपेंसिव। सो इट का ये जो वर्ड है ये फ़ोन की तरफ बैकवर्ड में हमें लेके आ रहा है। तो बैकवर्ड लाने वाला जो वर्ड होता है, जो रेफरेंस देता है, उसको हम बोलते हैं एनाफोरिक। और ऐसे रेफरेंस को हम एनाफोरिक एंडोफोरिक रेफरेंस भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंडोफोरिक भी है और ख़ुद से एनाफोरिक भी है। दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोफोरिक रेफरेंस। इसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। एक्सोफोरिक रेफरेंस को थोड़ा सा सीख लें। सेंटेंस इसकी डेफिनेशन पढ़ ले। अ रेफरेंस मेड टू समथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। अब ये एक्सोफोरिक रेफरेंस जो है ये एंडोफोरिक नहीं हो सकता, ये एनाफोरिक नहीं हो सकता, ये कैटाफोरिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको टेक्स्ट से बाहर की तरफ इशारा देगा, इन्वायरमेंट की तरफ इशारा देगा। एक इन्वायरमेंट से निकलकर, किसी एक कॉन्सेप्ट से निकलकर दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके जाएगा। सो इसको बोलते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस, जो आपको आउटसाइड द टेक्स्ट लेके जाए। अगर आप किसी को कहो कि लुक एट दैट, तो आप उसको टेक्स्ट से आउटसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। दैट रेफर्स टू समथिंग आउटसाइड द कन्वर्सेशन और रिटन टेक्स्ट। ये दैट का जो वर्ड यहाँ पर है ये असल में टेक्स्ट से हमें बाहर की तरफ लेके जा रहा है। सो आउटसाइड जो वर्ड्स हमें रेफरेंस दें, हमें किसी चीज़ का हवाला दे, उसको हम बोलते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस। इससे ज़्यादा सादा अल्फाज में और नहीं समझा सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट रेफरेंसेस, ठीक है। यही रेफरेंसेस क्लास 9 के चैप्टर 2 में मैंने आप लोगों को दिए थे कल क्विज़ेस के अंदर। अगर इसके अलावा कोई और रेफरेंसेस हैं मैं उनको भी क्लियर कर लूँगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले हैं, ज़्यादा ज़रूरी और अहम ये वाले हैं। एनाफोरिक, कैटाफोरिक, एंडोफोरिक एंड एक्सोफोरिक। सो आपने अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अब इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन आया था कि सर मुझे पास्ट पार्टिसिपल का आइडिया दें, ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। डेफिनेशन देख लें। द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर, उन वर्ड्स का जो वर्ब्स का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कोई वर्ब है उसका जो थर्ड फॉर्म है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ऑफन यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस एंड पैसिव वॉइसेस। इसको हम परफेक्ट टेंसेस के अंदर यूज करते हैं, या फिर पैसिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म असल में पास्ट पार्टिसिपल है। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी आखिर में आ रहा है, सो ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं। इर्रेगुलर अपना एक स्टाइल रखते हैं, गो, वेंट, गॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट पार्टिसिपल। ये
थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं वर्ब्स के जो थर्ड फॉर्म होते हैं। फिर वर्ब्स के भी दो पार्ट्स हैं, एक रेगुलर वर्ब्स हैं, एक इरेगुलर वर्ब्स हैं। बाय द वे रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के ऊपर आज आपको क्विजेस भी मिलेंगे, क्योंकि ये क्लास 9 चैप्टर 3 के अंदर है इंग्लिश में। ठीक है, यूज इसका देख लें, ही हैज़ ईटन, यहाँ पर ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है, सो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसी तरह द शेडो वाज ब्रोकन, सो ब्रोकन यहाँ पर जो वर्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के हवाले से भी इसी बंदे ने क्वेश्चन किया था, तो अब आप इसको सीख लो। कोई प्रेजेंट का वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लग गया, सो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, रनिंग, बॉइलिंग, गोइंग, वॉकिंग वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। वर्ब के साथ आईएनजी जब लग जाए तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर अक्सर ये हम देखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ रनिंग फास्ट, ही इज़ बॉइलिंग वाटर, या द बॉइलिंग वाटर बर्नड मी। सो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग का जो वर्ड है ये खुद से एक एडजेक्टिव है। सो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज अ एडजेक्टिव भी यूज किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन ये भी आया था कि फ्रेज के हवाले से हमें आइडिया दे, फ्रेज क्या चीज़ है। इसको अच्छी तरह से समझ लें। फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक मजमुआ, विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन ना हो, दैट एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, इन द रूम, या फिर वेरी हैप्पी। यहाँ पर फ्रेज जो है अल्फाज का मजमुआ होता है, लेकिन इसमें हमारे साथ सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कुछ वर्ड्स हमारे सामने आ गए तो उसको हम फ्रेज बोलेंगे। अब नेक्स्ट आप देख लें, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तो मैं वैसे भी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। क्लॉज और फ्रेज को देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा। फ्रेज देखें, फ्रेज खुद से कल मैंने समझाया था, स्टैंड अलोन आपको ज़्यादातर ये आइडिया नहीं देता। ठीक है, ये खुद से एक कंप्लीट सेंस आपको प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये खुद से एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है। दैट एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, इन द रूम, वेरी हैप्पी। सो इन द रूम प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर इन द रूम है, आपको पोजीशन का पता चल रहा है। यहाँ पर वेरी हैप्पी, सो वेरी हैप्पी, यहाँ पर वेरी क्या है, एडजेक्टिव है, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेजेस के मल्टीपल टाइप्स हैं, उसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आपका चूंकि यही टॉपिक था कि सिर्फ फ्रेज का समझा दें, सो फ्रेज के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ, विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यार ऐसे अल्फाज आ गए आपके सामने, अल्फाज का ऐसा मजमूआ आपके सामने आ गया जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं थी, तो वो आपको फ्रेज की तरफ आपको आपका आइडिया आना चाहिए। वही चीज फ्रेज कहलाती है। क्लियर हो गया, आगे जाते हैं। क्लॉज क्या चीज है, देखें, डेफिनेशन को पढ़ ले। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, फ्रेज, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, इसके अंदर वर्ब भी होता है। अगर ये ना हो तो फिर ये क्लॉज नहीं हो सकता, ये फ्रेज हो सकता है। ठीक है, फ्रेज की डेफिनेशन में सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती, यहाँ पर है, सब्जेक्ट भी होती है और वर्ब भी होता है। अगर ना हो तो फिर ये क्लॉज नहीं कहलाएगा, फिर इसको हम क्लॉज नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया। इसके टाइप्स कल मैंने आई थिंक, अच्छा कल मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, आज ही एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एक, ये मेक्स अ कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, ये खुद से एक माना बनाता है, एक मानी इसकी बन बन जाती है। ठीक है, जो आपको सेंस प्रोवाइड करता है। शी वेंट होम, वो घर चली गई, तो शी वेंट होम ये एक फ्रेज है, ये एक क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, होम आपके साथ सॉरी वेंट आपके साथ वर्ब है, सो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, और ये खुद से आपको आइडिया दे रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर आपको आइडिया कंप्लीट मिल रहा है, सेंस मिल रहा है कि वो घर चली गई, बात खत्म। सो ऐसे क्लॉज को
जो आपको कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी? डिपेंडेंट क्लॉज आपको खुद से कोई आइडिया नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो इनकम्प्लीट होते हैं, कैन नॉट स्टैंड अलोन, कैन नॉट स्टैंड अलोन। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब मैं अगर आपको कहूं क्योंकि वो थका था, तो आप कहेंगे यार वो थका था किस वजह से, क्यों वो थक गया, या उसकी थकावट की वजूहात क्या है? ये डिपेंड करता है दूसरे पर। इसके लिए कोई ऐसा क्लॉज होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसका जो सेंस है वो हमें मिल जाए। सो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो दोनों दे, लेकिन सेंस प्रोवाइड ना करे, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये इनकम्प्लीट होता है, ये खुद से स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अब इससे आपको क्या पता लग रहा है कि बिकॉज शी वॉज टायर्ड, लेकिन क्यों? बिकॉज का पता ही नहीं चल रहा। सो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज के हवाले से आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, कल केमिस्ट्री के टॉपिक के हवाले से मुझसे क्वेश्चन हुए थे कि सर एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को थोड़ा सा डिफाइन कर लें, तो यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, इसको सीख लें। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। कोई कंपाउंड है बड़ा, उसके अंदर एटम्स हैं, उन एटम्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो हमारे पास आता है, वो असल में एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जांपल देख ले। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, अब ये इसका फार्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल फार्मूला को देख लें, HO। सो यहाँ HO आपको सिंपलेस्ट होल नंबर प्रोवाइड कर रहा है कि इसमें इस रेशो से ये एटम्स इंक्लूडेड हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो प्रोवाइड करता है। इसी तरह ग्लूकोज का देख ले, C6H12O6। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? CH2O। इट डज नॉट शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, जस्ट द रेशो। एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर ये कमी होती है कि ये आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का आइडिया नहीं देता, ये आपको सिर्फ रेशो बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर ये एटम्स हैं, बट इनका सिंपलेस्ट रेशो ये वाला है। आई थिंक एम्पेरिकल फॉर्मूला क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, उसके अंदर जितने एटम्स होते हैं वो आपको शो करवाता है। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O है। ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6। ठीक है, रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में क्या है? अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, वेयर n इज अ होल नंबर। ठीक है, n की वैल्यू होगी आपके पास, आप एम्पेरिकल फॉर्मूला की जो रेशो है सिंपलेस्ट, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपके साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। डिफरेंस का इस बंदे ने पूछा था। डिफरेंस ये है कि ये सिंपल होल नंबर की फॉर्म में आपको रेशो का आइडिया देता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उसकी एक्चुअल नंबर आपको प्रोवाइड करता है। सो इट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस यही टॉपिक्स आप लोगों से मिले थे केमिस्ट्री के, और प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में यही आपको कहता हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स दिया करें, आइडल ना बैठें, बुक्स खोलें, चैप्टर वाइज जाएं, जो चीज़ आपको क्लियर ना हो आप मुझे वो डिलीवर किया करें। ऐसे ही लेक्चर से आपको मैं गाइड करता रहूँगा, ठीक है। ये इसकी समरी है, टेबल है इसका, ये प्रॉपर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगेन अगर इसको मैं समझाऊंगा तो ऊपर वो ही सारा किस्सा यहाँ पर भी मुझसे अच्छा खासा टाइम ले लेगा। सो इस टेबल को भी आपने देखना है, बाकी यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट आपको समझाए इसको भी आपने देखना है, सीखना है। इंशाल्लाह आज इंग्लिश यूनिट 3 का के हवाले से क्विजेज मिलेंगे, उनको आपने सॉल्व करना है। फिर उसमें जो जो कन्फ्यूजन हो वो कल
वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दूँगा। इसी तरह से हम तैयारी कर सकेंगे। जहाँ तक आप लोगों ने मुझे आइडिया दिया है कि मैं पहले लेक्चर दूँ, फिर उसके बाद क्विज़ दूँ, फिर उसके बाद क्विज़ेज़ के ऊपर आपको गाइड करूँ या उसके हवाले से डिस्कशन करूँ, तो यार इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको क्लियर होंगे, तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट करूँगा। जब आप देखेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है आप चैप्टर को खोलें, चैप्टर को पढ़ लें, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है आप मुझे बता दें, मैं समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा, थोड़ी-सी टॉपिक्स की एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है? आपकी सेल्फ स्टडी, रियल एक्सपीरियंस इसी तरह से आएगा। आपको क्विज़ेज़ मिले आज, उसके अंदर कन्फ्यूज़न है, आप मुझे बता दें, मैं लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा। आज आपने चैप्टर देखा, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर थी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं थी, आप मुझे बता दें, मैं आपको क्लियर कर लूँगा। सो इंशाल्लाह कल 3rd लेक्चर में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।